नमस्कार। आज हम सामाजिक विषय के नागरिक शास्त्र के दूसरे अध्याय संघवाद में शेष बचे अध्यायों का हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, भारत विविधताओं का बड़ा देश है, जहाँ कई राज्य हैं, यहाँ विभिन्न भाषा, धर्मों एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर भी भारत संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी सरकार से मुक्त होने के बाद भारत एक आज़ाद देश हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के लिए राज्यों को संघ घोषित किया गया। भारत में जो शक्तियां का बंटवारा जो किया गया था वो 3 हिस्सों में किया गया था। पहला है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब तीनों भारत के शक्तियों का जो बंटवारा किया गया था 3 तरीके से किया गया था। किसमें किसका अधिकार है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जो हिस्सा है, जो बंटवारा है, संघीय सूची है, इसमें संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। यानी हमको जानने की जरूरत है कि जो संघीय सूची है उसमें जो कानून बनाना है वो मात्र केवल केंद्र के पास वो अधिकार है। दूसरा जो राज्य सूची है, कह रहा है इस विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, यानी जो स्टेट है उसको कानून बनाने का है। किस पे कानून आ सकती है? पहला है पुलिस विभाग कानून आ सकती है, उसमें कानून जोड़ सकती है या कुछ हटा सकती है, उसमें कर सकती है। व्यापार में जो व्यापार किए जाते हैं उसमें कानून बना सकती है राज्य सरकार। सिंचाई, जो आप खेतों की सिंचाई होती है उसके कानून में या राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे में एक उदाहरण है, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय सरकार ने एक काम किया, जो पहले सिंचाई होती थी उसका लोग पनिमट देते थे, यानी सिंचाई का पैसा देते थे, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। अगली सरकार ने इसको समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया, जिससे यह हो गया कि आपको सिंचाई देने जो पनिमट देना पड़ता था, जो सिंचाई रसीद काटता था, वो व्यवस्था समाप्त हो गई। यानी आपको नहर से जो पानी या सरकारी संसाधनों से जो पानी आप प्राप्त करते हैं उस पर कोई आपको कर नहीं देना है, कोई उस पर टैक्स नहीं देना है, न उसका कोई पैसा देना है। ये राज्य सरकार के हाथ में है। तीसरी बंटवारा हिस्सा किया गया है भारत के संघीय व्यवस्था को, वह समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में करा है इस विषय में विधि यानी कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। यानी संघीय सूची में केंद्र करता है, राज्य सूची में राज्य सरकार करती है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों लोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। आगे अब हेडिंग है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जो ये व्यवस्था है ये कैसे चलती है, कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्य बनने के लिए पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सकें। यानी जो आज़ादी के बाद मिली उसमें बंटवारा किया गया, ऐसा व्यवस्था किया गया राज्यों का कि जिसमें एक राज्य में वही लोग रहें जो वहाँ की भाषा बोलते हैं। कुछ राज्यों का गठन भौगोलिक और जातियों के आधार पर की गई। हमारे संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्र का कोई भाषा नहीं है, लेकिन जो हिंदी है वह राज्य भाषा है। कह रहा है कि संघवाद में एकजुटता, संस्कृति और आदर सम्मान साथ रहने के लिए इच्छा पनपती है। बरा कि संघवादी में एकजुटता, अगर एकजुट हैं तो संस्कृति और आदर सम्मान
साथ रखने में यह एक इच्छा पनपती है, जन्म लेती है। अब अगला हेडिंग है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य क्या है? देखिए, कह रहा है कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का एक गठन किया गया। कठिन चुनौती थी। आज़ादी से लेकर के 2006 तक भारतीय लोकतंत्र में कोई उतार चढ़ाव है, कई ऐसे उतार चढ़ाव आ गए। पुराने प्रांतों को हटाकर नए प्रांत बनाए गए। भारत में सरकारी कामकाज को भाषा के रूप में अंग्रेजी मान्यता बंद होनी थी। विरोध के कारण लगातार इस भाषा का प्रयोग होता रहा। अतः हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अनुमति दी गई। यानी जो बंटवारे होते रहे पुराने राज्यों से हट करके, जैसे एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, राजस्थान से मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे आप आंध्र प्रदेश से हट करके तेलंगाना बना। तो ऐसे करके कई ऐसे राज्य, छोटे छोटे राज्यों में इसका प्रादुर्भाव देखने को मिला, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अनुमति दी गई। अब केंद्र राज्य के संबंध कैसे? अगला हेडिंग है केंद्र और राज्य का संबंध। कर रहा है भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के मुख्य शक्तियों का निर्धारण किया गया है कि आपकी शक्ति क्या है, इसका निर्धारण किया गया है। कहा गया है भारतीय लोकतंत्र में 1990 ईस्वी में काफी बदलाव हुए। केंद्र में गठबंधन की सरकार की चलन शुरू हुआ। 1990 में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और उसी समय से गठबंधन की सरकार का एक नया सरकार चलाने की पद्धति जारी हुई। अब गठबंधन सरकार को राज्य सरकार के साझेदारी होने पर, यानी राज्य सरकारें उसमें भाग लेती हैं, तो उसमें भाग लेने के कारण, उसमें साझेदारी होने के कारण अनेक मुद्दों पर अनदेखी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनका हिस्सेदारी केंद्र में है। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम दूर नहीं कर सकते, उनके बात को हम ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं देंगे कभी काम चले, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको बात को ध्यान देना ही पड़ेगा। अब अगला आती है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ द्विस्तरीय शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चलाया जा सकता। अतः केंद्र और राज्य सरकार को अपने कुछ शक्तियों को स्थानीय निकाय, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ स्थानीय निकायों के अनुसार सरकारों को दे दी गई, जिससे सत्ता की विकेंद्रीकरण हो सके। यानी अकेले उसकी व्यवस्था को नहीं चला सकता था, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार अपने शक्तियों को स्थानीय निकायों को दे दिया, उनको भी कुछ शक्तियां बंटवारा कर दिया। ये निकाय क्या है? निकाय चुनाव में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों का सीट का आरक्षण है। जैसे प्यारे बच्चों, स्थानीय निकाय की बात आई तो इस समय अपने गांव में, अपने शहर में या टाउन एरिया हो या चाहे ग्राम पंचायत हो, उसमें जो चुनाव का माहौल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। प्रधानी का चल रहा है, सदस्य का चल रहा है, बीडीसी का चल रहा है, जिला पंचायत का चल रहा है, प्रमुख का चल रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चल रहा है। तो ये जो चुनाव चल रहा है, ये निकाय चुनाव है। इसी चुनाव का बंटवारा किया गया है। इसमें सभी जातियों को समाहित यानी आरक्षण देने की बात चल रही है। अभी निकाय चुनाव में आरक्षण के बारे में बात चल रही है कि नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। यही निकाय चुनाव जो प्रधानी का चुनाव है, बीडीसी का है, सदस्य का, ग्राम सभा ग्राम पंचायत सदस्यों का है, या प्रधान प्रत्याशी का है, या बीडीसी का है, या जिला पंचायत सदस्य का है, ये सभी चुनाव निकाय चुनाव। अब कह रहा है इसमें महिलाओं का सीट भी आरक्षित किया गया है। जैसे आप प्रधानी का देखते हैं, महिला सीट है, अनुसूचित महिला है, पुरुष है, पिछड़ा महिला है, पुरुष है, सामान्य है, अनारक्षित है,
ऐसे नाम सुनने का आपको मिलेगा, या सुनते होंगे या सुने होंगे। अब हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है राज्य सरकार आयोग। ये राज्य सरकार आयोग का मात्र क्यों नहीं काम होता है कि पंचायत चुनाव कराएगा और नगर पालिका का चुनाव कराएगा। ये नामक संस्था का गठन किया गया। अब राज्य सरकारें अपनी राजस्व और अधिकारियों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को दे दिया। राजस्व यानी कमाने का, पैसा लेने का व्यवस्था इस निकायों को भी दे दिया, नगर पालिकाओं को दे दिया। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को हम ग्राम प्रधान कहते हैं। कई गांव पंचायतों को मिलकर के एक समिति का गठन की जाती है, एक पंचायत समिति गठित होती है। इस शहरों को स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिका किसको कहते हैं? शहरों को स्थानीय स्वशासन को हम नगर पालिका कहते हैं। बड़े शहरों को नगर निगम कहते हैं, जैसे गोरखपुर नगर निगम है। अब नगर पालिका है तो आपका हाटा है। तो ये सब चीजें हैं, इसको कहते हैं। अब देखना हमको है कुछ ऐसी बिंदुएं हैं इस संवाद में, उस पर चर्चा करने की हमको जरूरत है। पहला है जो हम पीछे पढ़े हैं कि संघीय व्यवस्था शासन और समस्त शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विभाजित की जाती है, ये मैंने पढ़ा। दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और वह एक ही केंद्र होता है, एकात्मक, और उसी में सारी शक्तियां निहित होती है। एकात्मक संघीय शासन व्यवस्था में का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को प्रदान करने के लिए होता है। तीसरा यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो संघीय शासन है, व्यवस्था है, उसका उद्देश्य ही है एकता और अखंडता। सब लोग एकजुट रहें और शरीर का, देश का कोई भी हिस्सा उससे खंडित न किया जाए, इसका एक ही उद्देश्य। चौथा उद्देश्य है संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों का संशोधन अनेक नहीं कर सकती है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की सहमति होना आवश्यक है। कह रहा है कि जो मौलिक प्राविधान है, भारत में जो मौलिक अधिकार है, इसमें केवल सरकार, केंद्र सरकार ही नहीं उसको हटा सकती है, इसमें सभी राज्यों को सहमति लेना आवश्यक होता है। जैसे एक सबसे बड़ा बवाल चल रहा है, आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, एक किसानों का संशोधन बिल लाया गया। इस पे पूरे देश में सभी राज्यों में एक आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये चीज, ये स्थिति चल रही है क्यों केंद्र ने इसको बनाया। पांचवा दे रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया, जो मैंने बताया आपको। छठा है भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, यह संविधान में लिखा गया है। सातवां है गांवों के स्तर में मौजूद शासन व्यवस्था पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जो गांव में मौजूद जो शासन व्यवस्था है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं। जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है उसको पंचायती राज का चुनाव भी कहते हैं। आठवां दे रहा है जब संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियां स्थानीय निकाय को दी जाती है तो उससे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। यानी राज्य सरकार की शक्तियां और केंद्र सरकार की शक्तियां किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, यानी किसी दूसरे संगठन के हाथों में, यानी वह संगठन क्या है? स्थानीय निकाय को दिया जाता है। इसी कार्यक्रम को, इस दिए गए हस्तांतरित कार्य को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया।
9वां दे रहा है स्थानीय स्वशासन का ढांचा जिला स्तर पर निहित होती है। स्थानीय यानी वर्तमान स्तर पे जो स्वशासन है उसका ढांचा क्या जिला स्तर पर होता है, हर जिलों पर होता है। 10वां दे रहा है भारत में स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था विश्व में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। भारत में स्थानीय सरकारों की गई यह नई व्यवस्था विश्व के लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा प्रयोग है, एक प्रयोग किया गया। 11वां कह रहा है संवैधानिक और कानून पर अपना नजर बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है कि संवैधानिक कानून में अपनी नजर बनाए रखने के लिए नगर पालिका का भी, न्यायपालिका का भी, जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका में संवैधानिक कानून के प्रति अपनी नजर रखता है। कौन? न्यायपालिका। और न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि कोई भी अगर गतिविधि कानून के विपरीत जाती है तो उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका करता है। 12वां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन होता है जिसे हम प्रखंड स्तरीय पंचायत कहा जाता है। यानी कई पंचायतों को मिलाकर उनको एक पंचायत का गठन किया जाता है। तो उस पंचायत गठन को हम प्रखंड स्तरीय पंचायत कहा जाता है। तो हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखा। अब महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है सुने होंगे, जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था, अभी मैंने आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा। दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ा। अस्थानीय शासन के बारे में देखा। अब पंच क्या है इसको देखेंगे। अब तीसरा है स्थानीय शासन। सत्ता के 3 स्तरीय ढांचे का तीसरा स्तर स्थानीय शासन व्यवस्था कहलाता है। कह रहा है कि सत्ता का तीसरा ढांचा जो है, तीसरा स्तर स्थानीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। पंच क्या है? ये शब्दावली है। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है, जैसे पंच कहते हैं ना। तो इस सदस्यों को, उन सदस्यों को हम पंच कहते हैं जो उसमें सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पंच। के जगह हम पंचायत बैठी है। अब सरपंच एक शब्द है। सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत में अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच को, ग्राम अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। इसका चुनाव गांव में रहने वाले सभी मताधिकार करने वाले लोगों को द्वारा किया जाता है। यानी जो लोग मत देते हैं, मत दे करके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच कहा जाता है। अब पंचायत समिति क्या होती है? कह रहा है कई पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। अब 7वां नंबर की सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है जिला परिषद। कह रहा है कि किसी जिले के पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन किया जाता है। 8वां दे रहा है, कह रहा है मेयर। मेयर का नाम सुने होंगे। मेयर शब्द जो है वह कह रहा है शहरों में, महानगर, पालिका स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती हैं। इसका प्रधान मेयर कहलाता है। जैसे गोरखपुर में जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको मेयर कहा जाता है। अब संघीय सूची आपने देखा, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में संशोधन करने का अधिकार केंद्र का है। समवर्ती सूची में
केंद्र और राज्य सरकार दोनों संशोधन कर सकती हैं। और समवर्ती सूची में केवल राज्य सरकार ही इसमें विषय में जिस कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के टकराव की स्थिति आ जाए तो परिस्थिति केंद्र सरकार द्वारा मान्य कानून हो जाता है। जैसे आपने देखा समवर्ती सूची में कि दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दोनों लोग कानून बनाते हैं, तो मान लीजिए उसी पे कानून केंद्र भी बना दिया और उसी पे कानून राज्य भी बना दिया, तो उस परिस्थिति में उसी चीज पे केंद्र भी कानून बना दिया और राज्य भी कानून बना दिया, तो उस परिस्थिति में केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया वही मान्य होता है, राज्य सरकार द्वारा जो बनाया कानून फेल हो जाता है। जैसे मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण CAA, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, लेकिन कई राज्यों ने अपने संविधान असेंबली का बुलाया और सबको बैठक की और उसके खिलाफ में कानून बना दिया। जैसे पंजाब भी बनाया, केरला बनाया, तो बहुत सारे ऐसे राज्य बना दिए जिससे पोजीशन ये हो गया कि भले ही वो कानून बना दिए लेकिन उनके कानून का कोई मतलब नहीं रह गया और वो कानून केवल केंद्र के द्वारा बनाए गए। ऐसे परिस्थितियों में जहाँ विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विषम परिस्थितियों में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य किया जाएगा। ये समवर्ती सूची की बात है। 12वां महत्वपूर्ण बिंदु है स्थानीय स्वशासी। स्वशासी क्या है? स्थानीय निकायों के चुनाव के नियमित और विधिवत एवं वैधानिक तरीके से कराने को हम स्थानीय स्वशासी कहते हैं। स्वशासी की बात आ जाएगी तो निकायों को चुनाव को नियमित हो और विधित हो, यानी न्याय के द्वारा और वैधानिक तरीके से मतलब है। अब है 13वां में अनुसूची भाषा। अनुसूचित भाषा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को अनुसूची भाषा का दर्जा है। जैसे आपने देखा कि संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, हिंदी को छोड़कर शेष जो भाषा हैं उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस तरह से प्यारे बच्चों ने हमने संघवाद की अध्याय को देखा। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जितना हमने पढ़ाया है उसका एक ग्राफिक बना करके आपको देंगे, आज ही डालेंगे हम व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से मेरा यह दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। तीसरा अध्याय आएगा लोकतंत्र और विविधता। इसको हम कल संडे है, लेकिन सोमवार को इसको हम YouTube पे डालेंगे। YouTube को देखिए और अधिक से अधिक इसको देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।